नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक 10 जुलाई को होने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाली इस बैठक में इस बार मंडल और जिले के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की मौजूदगी में यह बैठक होगी। और आपको बता दें, इस बैठक में चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना तो होगी ही, उन्हें नगरीय निकाय चुनाव और पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क भी दिया जाएगा। और यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति जैसी अहम इकाई की बैठकें भी इस बार 1600 पदाधिकारियों को शामिल होने का अवसर मिला है। बीजेपी को जहां इस बैठक से आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के रिचार्ज होने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इसलिए बैठक आयोजित की गई है। एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने के लिए बैठक बुलाई है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले पूरे मामले पर आप सियासी बयानबाजी सुनिए। माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हो रहा है और उनका हार्दिक अभिनंदन है। मंत्री बनने के पश्चात वो पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवास कर रहे हैं और वो हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों सहित हमारे मंडल के अध्यक्ष तक उनको वो संबोधित करेंगे और इसकी दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। जनता पार्टी की इस 6 महीने की सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए इसी घबराहट में और इसी डर की वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए इस तरह का बैठकें भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। कोई लाभ होगा इससे क्या लाभ होगा? क्योंकि आम जनता बिजली की आंख बिचौली से और बिजली बिल में बढ़ोतरी से लेकर परेशान है और लगातार महंगाई से लेकर परेशान है। सरकार का कानून व्यवस्था में कोई नियंत्रण है नहीं। मतलब पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। तो ये फिलहाल आरोप प्रत्यारोप इस तरह के हैं और दीपक बैज, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही काफी नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए इस तरह की बैठक आयोजित हो रही है। ये बात दीपक बैज ने कही है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें केदार कश्यप, जो कि बीजेपी से, उन्होंने ये कहा कि ये बैठक जिसके जरिए तमाम आकलन किए जाएंगे, 10 जुलाई को छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में मंडल और जिले के तमाम पदाधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है और मंडल स्तर की इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक और सांसद, जिन्हें अनिवार्य रूप से शामिल रहने को पहले से कह दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे हुए बूथों पर बीजेपी का फुल फोकस रहेगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायतों में बेहतर टास्क के लिए भी यहाँ इस बैठक के जरिए मंथन किया जाएगा। चलिए, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और पिंकी शाह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है पिंकी जी का। और शुरुआत हम करते हैं पिंकी जी आप ही से इस चर्चा की। क्या कुछ खास है इस बैठक में? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं और सीएम साय सहित तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है। पार्टी की परंपरा रही है शुरू से ही कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए जितने भी कार्यक्रम आते हैं पार्टी के, हमारे पास में कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वो सारे हम क्रियान्वयन करते हैं। आपने देखा है कि छत्तीसगढ़
वर्तमान में जो कार्य समिति हो रही है, इसके पूर्व भी हमने दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और राष्ट्रीय अधिवेशन लोकसभा चुनाव के पहले, और राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हमने अपने कार्यकर्ताओं को काम दिया था। और लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए, लोकसभा चुनाव में विजयश्री भी हमको अपने पार्टी के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं को जो भी दिशा निर्देश पार्टी के द्वारा मिला था, उन बातों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता गांव तक गया। जितनी भी सरकार की योजनाएं थी, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं या जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उनकी विफलता के बारे में हमने लोगों को बताया। प्लस हमने जो 3 महीने 4 महीने के जो पीरियड थे 2023 में जो विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, 2-3 महीने के पीरियड विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो हमने काम किया था, अपनी घोषणाओं पर जो अमल हमने किया था, उन सारी बातों को लेकर के हम जनता के पास में गए, और जनता ने हमें जनमत दिया। लोकसभा में हमको सफलता मिली, और उसी हमारी परंपरा रही है। पहले भी हमने छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। आपने देखा होगा कि जगदलपुर में भी कार्य समिति की बैठक हुई, रायपुर में तो होते ही रहती है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर करना है। ऐसा करके लास्ट टाइम हमने अंबिकापुर में भी विधानसभा चुनाव के पहले कार्य समिति की बैठक की थी, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज फिर से भारतीय जनता पार्टी हमने कार्यकर्ताओं के बदौलत विधानसभा में जीत हासिल की, लोकसभा में भी जीत हासिल की, और वर्तमान में जो सामने नगरीय निकाय के चुनाव है और पंचायत के चुनाव है, उनकी तैयारियों को लेकर के प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम सबके लिए गर्व की बात है कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बने आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का आगमन हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगा। ठीक है, अनिल जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिल जी, आप लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गया है इतने महीने में, इसलिए इस तरह की बैठक हो रही है, और बीजेपी कार्यकर्ता स्वयं ही अपने आप को संतुष्ट फील नहीं कर पा रहे हैं। लगभग दीपक जी की जो बात थी उसे मैं बता रहा हूं। देखिए विवेक जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी के माथे पर एक कलंक बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी के कार्यालय के जलने के बाद लगा, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जिस तरह से गौसेवक की हत्या गृह मंत्री के जिले में हुई, रोज चाकूबाजी हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, मतलब पूरे प्रदेश में जिस तरह से अराजकता का वातावरण है, और जिस तरह से आप देख लीजिए कि दूसरे दलों से आयातित नेताओं को भाजपा ने टिकट बड़ी संख्या में दिया। पंजाब में तो सारी सीमाएं पार हो गई, 80% आयातित नेताओं को इन्होंने टिकट दे दिया। तो भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के बाद बहुत हतोत्साहित है, जब वो आकलन कर रहा है कि भाई अंबिकापुर में अगर टिकट देना है तो कांग्रेस से आयातित नेता को क्यों, क्या भाजपा का कैडर खत्म हो गया था। ये जो बातें हैं, जिस तरह से कैडर का अपमान लगातार हो रहा है, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे विधायक सांसद के प्रत्याशी का चयन हो, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गया है विवेक जी। और बड़ी बात यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जब ये बयान दे दिया कि अटल जी के समय में आरएसएस की जरूरत भाजपा को थी, अब मोदी जी के नेतृत्व में आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। इस बयान को अगर डिफाइन करें तो अटल जी का भी अपमान है इसमें, कि अटल जी कमजोर नेता थे, मोदी जी ज्यादा मजबूत नेता है, और आरएसएस का तो सीधा अपमान है कि आपको आपकी जरूरत हमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्द्वंद है, जो अंतरकला है, चाहे वो बृजमोहन जी के इस्तीफे के रूप में हो, चाहे बाकी रूपों में, ये आम कार्यकर्ता तक पहुंच गया है, और आम कार्यकर्ता पूरी तरह हतोत्साहित है। उसको समेटने के लिए भाजपा का एक असफल प्रयास फिर से किया जा रहा है दिखावे के लिए, जिसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया जरूर जाएगा मंडल और जिला के, लेकिन कोई एक बात नहीं रख पाएगा, आप देखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ शाह और मोदी जी जो बोलते हैं वही होता है। बेचारे जेपी नड्डा जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो चाहे विधायकों का चयन हो, सांसद का हो, मुख्यमंत्री का हो, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी आकलन नहीं कर पाते कि साहब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको मंत्री बनाएंगे, कौन अनुभवी है, कौन अनुभवहीन है, सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। कौन दूसरे दल से आया है, किसको जी सभा का टिकट दे दे। तो ये भाजपा की जो परिणति है, जो व्यवहार है, जो इनका दो तरफा नीति है, तो इससे भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह दुखी है। बीजेपी ये कहती है कि ये जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता, ये हमारी पार्टी में इसलिए क्योंकि हम किसी भी कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद पर बिठा सकते हैं, ये बात कहती है बीजेपी। तो देखिए, कार्यकर्ता को बैठाए ना, कि यहाँ तो अशोक चौहान साहब को गाली देंगे ये भ्रष्ट है। आप चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए, उन्हें कहेंगे भ्रष्ट है, प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहेंगे ये 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, फिर वॉशिंग मशीन से धोएंगे उसको अपने यहाँ आते ही, और मुख्यमंत्री के पद पे बैठा देंगे, उनको राज्यसभा भेज देंगे। अशोक चौहान जी कौन से कैडर से आते हैं?
तो ये जो भाजपा की परिणति है, देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ शाह और मोदी की दादागिरी से चलती है और इनको 2-3 लोग जो फाइनेंस देते हैं उनके हिसाब से चलती है। बाकी कार्यकर्ता की कोई पूछ परख नहीं है, चाहे जिले का हो, ब्लॉक का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, सारे लोग गौण हैं और इस तानाशाही से भारतीय जनता पार्टी में भयंकर अकुलाहट का वातावरण है। और इस प्रदेश में चलिए, अब ये आपने नेतृत्वकर्ता का ही पता नहीं है। अनिल जी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं पिंकी जी आपकी पार्टी पर कि यहाँ सिर्फ 2 लोगों के कथन चलते हैं और फिर शिरोधार्य कर लिया जाता है अंततोगत्वा। देखिए, अनिल जी की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में अभी सरकार बने लगभग 6-7 महीने ही हुए हैं और 6-7 महीनों की जिस तरह से इन्होंने गिनतियां गिनाई है, अगर इतनी चिंता अपने 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस अगर यहाँ पे कर लेती तो कांग्रेस की इतनी पूरी तरीके से हार छत्तीसगढ़ में कम से कम नहीं होती। विधानसभा में भी कांग्रेस की जो कथनी और करनी में जो भिन्नता प्रदेश की जनता ने देखा था, उसी की बदौलत जनता ने इनको विपक्ष का जनादेश दिया और आज बुरी तरीके से कांग्रेस पिछड़ी। इवन लोकसभा चुनाव में इनके मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में भिन्नता उन्होंने देखा। दोहरी राजनीति उन्होंने की, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से घोषणाएं करके उन्होंने उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया, बहनों के साथ में जितनी घटनाएं घटी, जिस प्रकार से बलात्कार की चिंता कर रहे हैं, इनके मंत्रियों को ध्यान आता था कि छत्तीसगढ़ की घटना छोटी है, उत्तर प्रदेश की घटना बड़ी है। मतलब इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा और दुर्व्यवहार करने का जो दुष्कर्म कांग्रेस ने किया है, उसकी बदौलत आज जनता ने उनको विपक्ष का रूप दिया है। और आज जितनी चिंता कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर अपने कार्यकाल में उतनी चिंता किए होते तो ऐसी दुर्गति कांग्रेस की नहीं होती। वहीं आदरणीय अनिल जी से मैं कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है उसकी चिंता आप मत करिए। हमारी पार्टी कैडर की पार्टी है। आज भी हम एकात्म मानववाद का सिद्धांत लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना को मान करके हम चल रहे हैं, अंत्योदय के पथ पर चल रहे हैं। और आज यही कारण है कि गांव के अंतिम छोर और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता, चाहे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र के शासित की योजनाएं हमारी हो या राज्य की योजनाएं, सारी बातों की चिंता हम कर रहे हैं। अगर इतनी चिंता कांग्रेस की होती तो आज जिस प्रकार से कांग्रेस का न किसी प्रकार का कोई कैडर है, कांग्रेस का न कोई कार्यकर्ता है, अगर कांग्रेस का कोई नीति सिद्धांत अगर होता तो दिल्ली के जनादेश को मान करके आप इस तरह जो कार्यक्रम करते हैं, आपके यहाँ कहाँ से फरमान जारी होता है, देश की जनता भली भांति जानती है। कांग्रेस का कोई आगे न पीछे, केवल एक ही परिवार है, गांधी परिवार है। गांधी परिवार जो कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केवल गांधी परिवार के लोग हैं। आपके नेता भी अगर बनने की बात आती है तो कांग्रेस के गांधी के परिवार को ही आप लोग अपना नेता मानते हैं। और आज अगर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भी बात आई तो आप लोगों ने राहुल गांधी को ही आगे करके उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। मतलब आपके पास में नेताओं की कमी है तो आप बात ही क्या करें। जनता आपको पहले नकार चुकी है और आगे भी आप लोगों का कोई जनादेश नहीं है। जनता कांग्रेस की कथनी और करनी को भली प्रकार समझ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने जो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको जनादेश दिया है, आज अच्छे से हम काम कर रहे हैं और अपनी सारी घोषणाओं पर अमल हम कर रहे हैं। चाहे हम किसानों के लिए हमने घोषणाएं की हो, जो पिछले 2 साल के धान के बोनस की हमने बात कही हो, उन 2 साल के धान के बोनस को भी हमने किसानों को दिया है। हमने 3100 रुपए में धान खरीदी की बात कही थी, हमने उसको भी इम्प्लीमेंट पूरा किया है। हमने महतारियों के लिए जो 12,000 रुपए जो बात कही थी उसको भी हमने पूरा किया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोग आज खुशहाल हैं और पूरी तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री की बात हो, एक जगह जनादेश। मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ थोपने वाला काम नहीं है, केवल एक परिवार और एक व्यक्ति की बात नहीं चलती है। कैडर की पार्टी है, बारी बारी से हर एक व्यक्ति को अवसर मिलता है। और आज अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, एक आदिवासी परिवार का बेटा जो निचले स्तर से सरपंच बन करके अपने राजनीति की शुरुआत किया है, और अगर वो मुख्यमंत्री तक का सपना देख सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी उसको करा सकती है। आज केंद्र में भी हमारे निचले स्तर का नेता लोखंड साहू जो था, हमारे किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था और निचले स्तर से राजनीति उन्होंने शुरू की थी। आज केंद्र में भी उनको अवसर मिला है। और अगर कोई निचले स्तर के नेता और गांव के नेता को अगर कोई कार्यकर्ता को कोई बढ़ावा दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कांग्रेस दूर दूर तक अपने लोगों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। इसलिए मैं आदरणीय अनिल जी से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में या हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में आप चिंता मत करिए, बल्कि आपकी पार्टी को आपको कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए चिंता करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, ये जो बात बीजेपी कहती है कि एक कार्यकर्ता को भी सर्वोच्च पद पर हम ही बैठाते, मतलब बीजेपी बैठाती है, और कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है।
देखिए, हमारी बहन पिंकी जी कह रही थी कि 6-7 महीने की सरकार हुई, 6-7 महीने में तो कलेक्टर और एसपी के कार्यालय सुरक्षित नहीं बचे। जिन गौ सेवकों के नाम पर, जिस हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वो तार तार हो रहा है। हिंसा और नफरत इस चरम पर है कि राजधानी में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। रहा सवाल, ये कह रही है हमारे दल की चिंता मत करें, तो जब कलई खुलने लगती है तो भाजपा के कई नेता ऐसा कहते हैं। इनकी प्रतिबद्धता है दल के प्रति, तो ये तो कहेंगे ही, लेकिन पीड़ा को अंदर से ये भी महसूस करेंगे। लेकिन हमारी चिंता लोकतंत्र को लेकर है। जिस तरह से सत्ताधारी दल में एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा पूंजीपति है उसका, और एक व्यक्ति मोदी जी, और बचे खुचे में शाह जी, इन तीनों को छोड़कर इस देश में किसी का नहीं चल रहा है। कार्यकर्ताओं की ये बात करती हैं कि गरीब कार्यकर्ता को बना दिया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि रिमोट दिल्ली में पड़ा हुआ है, और उस रिमोट से यहाँ 3-4 रिटायर्ड अधिकारी बैठा दिए जाते हैं और वो सारे निर्णय लेते हैं, और उन बेचारों को रिमोट कंट्रोल के हिसाब से करना पड़ता है। इनकी सरकार का सच ये है कि 6-7 महीनों में कलेक्टर एसपी के कुर्सियों की नीलामी हो रही है, और तहसील से लेकर थानों में वसूली का वो अभियान चल रहा है कि पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। किसानों के लिए इन्होंने वो काम किया है कि आज गांव-गांव में चलिए, खाद, बीज, यूरिया की जो किल्लत है वो किसानों से पूछिए, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। अघोषित बिजली की कटौती छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद शायद ही कभी हुई हो, आज हो रही है। अराजकता अपने चरम पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जो भाजपा सुशासन के नाम पर इस प्रदेश में आई थी, उसमें अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके डबल इंजन की सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो बड़ी चिंता हमको लोकतंत्र की है। रहा सवाल चुनाव में हार जीत का, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार कौन सी सीट 12-13, कौन सी पार्टी 12-13 सीटों पे सिमट गई थी, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उन्माद और अहंकार जीत का नहीं होना चाहिए। अंग्रेज भी आके इस देश में शासन करके चले गए डिवाइड एंड रूल के माध्यम से। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत दिन नहीं चलती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। बार बार जिस तरह से इन्होंने धर्म के नाम पर उन्माद, नफरत और हिंसा फैलाकर सत्ता और धार्मिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया, वो सत्ता की भूख इस देश की जनता ने देखी है, और इनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। इस चुनाव में गिर रहा है। जो व्यक्ति कहता था, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की पावन माटी पे कह के गए कि मैं बैसाखियों पे सरकार नहीं चलाता, लंगड़ी सरकार नहीं चलाता, मैं बहुमत की सरकार चलाता हूं। आज वो बैसाखियों पे आ गए। जो बताते थे कि अटल जी रहे होंगे, मैं नरेंद्र मोदी हूं। जो बोलते थे कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, अवतार लिया हूं, उनका दम्भ जनता ने तोड़ने का काम किया है। इनके 10 से 15 सांसदों, 4 मंत्रियों ने बयान दिया कि हम 400 पार करेंगे और संविधान बदल देंगे। आज प्रधानमंत्री को उस संविधान के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये विपक्ष की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है, ये देश की जनता की ताकत है। जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है, संविधान खतरे में आया है, लोगों के अधिकार खतरे में आए हैं, कांग्रेस ने ही आंदोलन किया है। इसीलिए आजादी का आंदोलन और कांग्रेस का आंदोलन पैरेलल है। आज कुछ 2-3 बार ये सरकार बना लेने से केंद्र में दम भरेंगे, या छत्तीसगढ़ में कुछ परिस्थितियों के कारण सरकार बन गई तो अहंकार छोड़ दीजिए। चलिए पूछता हूं, अब ये एक लंबी चर्चा है, बहुत जल्दी लंबी बात हो गई है चर्चा में। पिंकी जी, अनिल जी का तो ये कहना है कि यहाँ पर सत्ता तो कांग्रेस से पहले अंग्रेजों ने भी चलाई थी, लेकिन वो सत्ता थी डिवाइड रूल की, भाइयों को भाइयों में बांटो और फूट डालो, शासन करो। पर उनका भी समय ज्यादा वक्त तक टिका नहीं। बीजेपी का अहंकार और दंभ इस तरह का था कि बीजेपी कभी सत्ता से जाएगी नहीं, लेकिन इस बार जनता ने बीजेपी की सीटें कम कर दी। तो अनिल जी का कहना है कि सब क्षणिक है, इतना ज्यादा इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जनता सर्वोपरि है, और जनता का जनादेश हम सभी अपनी बातों में बहुत सारी अच्छी बातें कही, और उन्होंने एक बात विशेष रूप से कहा कि रिमोट की सरकार जो चलाया है, आप 10 साल से मनमोहन जी प्रधानमंत्री के रूप में क्या उन्होंने उनकी घूस से वोट किसके हाथ में कांग्रेस के कार्यकाल में था, और आज की कांग्रेस के एक भी नेता का वक्तव्य आता हो या कांग्रेस की तरफ से जनता के लिए किसी का वक्तव्य आता हो, यहाँ पे मैंने पहले ही की बातों को मानने के लिए बात है।
चलिए मैं जी जी कांग्रेस का चरित्र लिखित बायलाज है हमारा, एकमात्र राजनीतिक दल जिसका लिखित संविधान है, न खाता न वही, साफ बोलते वही सही, आपके यहाँ फिर भी ये चलता है, शहीदों का चलिए परिवार है। मैं बिल्कुल आप दोनों मेहमानों का मैं इसी बात के साथ धन्यवाद करूंगा। पिंकी जी, अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। आज हमारी चर्चा हो रही थी बीजेपी की आने वाली बैठक को लेकर। 10 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से लगता है बहुत कुछ सीखा है, स्टडी बहुत जबरदस्त की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी अभी से, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, उसकी तैयारियों में जुट गई है। और इस बैठक के जरिए हारे हुए बूथों पर भी भाजपा चर्चा करने जा रही है, जबकि कांग्रेस को नजर आता है कि एंटी इनकम्बेंसी इन 6 से 8 महीनों में इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को इन बैठकों का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में